द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश चुनावी संवाद में। चुनावी संवाद के अंतर्गत अब चुनाव लगभग अंतिम प्रक्रिया में पहुंच रहा है। अंतिम प्रक्रिया में इसलिए क्योंकि 7 चरण में चुनाव आयोग ने इस आम चुनाव की घोषणा की थी। 7 में से 5 चरण के चुनाव संपन्न हो गए मतदान के रूप में। अब 2 चरण में मतदान बाकी है और साथ ही मतगणना बाकी है। काफी कुछ तस्वीर के संदर्भ में लोग अपने अपने अनुमान लगाने लगे। हम लगातार चुनावी संवाद में उन लोगों से बात कर रहे हैं जो इस चुनाव में किसी न किसी महत्वपूर्ण भूमिका में है। अधिकारी हमने उन लोगों से बातचीत की जो चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ उन लोगों से भी बातचीत की जो चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत गिने चुने ऐसे लोग भी थे जो चुनाव लड़ रहे थे, वो चुनाव लड़ा रहे थे। और अब हमारा सिलसिला चल रहा है उन लोगों से बातचीत करने का जो इस चुनाव को दृष्टा के तौर पर देख रहे हैं। देख तो पूरा देश रहा है, दुनिया रही है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो वो भी देख पाते हैं जो सामान्य तौर पर हमारी आंखें देख नहीं पाते। इसी क्रम में हमारे साथ में पत्रकार जगत का एक ऐसा हस्ताक्षर मौजूद है जिसके पत्रकारिता कौशल के लोग कायल हैं और साथ साथ राजनीतिक समझ के भी। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार सुनील कुमार जी की। सुनील कुमार जी छत्तीसगढ़ समाचार पत्र के संपादक है। अपनी प्रखरता के लिए, अपनी लेखनी के लिए ख्यात है। वो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। तो सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार हिमांशु जी। और चर्चा की शुरुआत इसी बात से करते हैं, जो कोई नहीं देख पाता वो सुनील कुमार जी देख लेते हैं। तो सुनील कुमार जी इस चुनाव को क्या देख रहे हैं? मुझको इस चुनाव में एक तो हैरानी इस बात को लेकर हो रही है कि चुनाव को ही लोग लोकतंत्र मान ले रहे हैं। जी, लोकतंत्र जबकि चुनाव के मुकाबले बहुत व्यापक है। इस चुनाव से तो कुल संसद तय होनी है और सरकार तय होनी है जी। लेकिन देश के मुद्दे, लोकतंत्र के मुद्दे ये अलग है, उनकी तरफ बात नहीं जा रही है। एक मुझको ये निराश करती है बात की जनता चुनाव को लोकतंत्र मान ले रही है पूरे का पूरा। ठीक उसी तरीके से जैसे मोदी को बीजेपी मान ले रही है या भाजपा को सरकार मान ले रही है या सरकार को देश मान ले रही है। मुझको लगता है लोगों की लोकतांत्रिक समझ यहाँ पर कमजोर पड़ रही है कि लोकतंत्र क्या है। जी, लोकतंत्र वो मानवीय और राजनीतिक सभ्यता भी है जिसका चुनाव से परे भी सम्मान होना चाहिए इस देश में। मुझको लग रहा है कि इस चुनाव में जितना अपमान सभ्यता का मैं देख रहा हूं वो मुझको बड़ा निराश कर रहा है। नतीजे जो भी हों, लोकतंत्र तो हार चुका है। अभी मुझे एक सवाल करना है, चुनाव पे तो मैं आगे बात करूंगा। ये सुनील कुमार जी हमेशा निराश क्यों रहते हैं? ये कौन सी चीज की तलाश ऐसी सुनील कुमार जी को रहता है जिसके साथ में वो आशावादी रहे, उत्साहित रहे, उम्मीद के साथ रहे? सुनील कुमार जी तो जब भी बात करते हैं सुनील कुमार जी हमेशा कुछ ना कुछ निराशा में ही महसूस करते हैं। क्यों? मुझको आशा कम दिख रही है। मैं नौजवान वोटर चारों तरफ बात होती है जी कि युवा पीढ़ी वोट डालेगी, पहली बार फर्स्ट टाइमर वोटर, ये सब सुनता हूँ जी। मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज के बहुत से स्टूडेंट से इस दौरान बात की, पिछले महीनों में जत्थों में बात की जी, अलग अलग एक से बात की। उनकी राजनीतिक समझ तो छोड़ दीजिए, वोट तो डालेंगे, उनको एक निशान लगेगा, एक कोई भी बटन दबाना है जी। देश के असल मुद्दों की जानकारी भी नहीं है जी। और वो वोटर हैं, वो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, ग्लोरीफाइड हैं। उनका बड़ा महत्व माना जा रहा है कि फर्स्ट टाइम वोटर, नौजवान वोटर, उनको बेरोजगारी की जानकारी नहीं है, उनको महंगाई की जानकारी नहीं है, उनको आर्थिक असमानता की जानकारी नहीं है, उनको धर्मनिरपेक्षता या सांप्रदायिकता की जानकारी नहीं है। मैं रुकना चाहता हूँ सुनील कुमार साहब, पूरे सम्मान के साथ। ये फर्स्ट टाइम वोटर से आपको इस बात को लेकर निराशा है कि उनको असल मुद्दों की जानकारी नहीं है, देश के वास्तविक मुद्दों की जानकारी नहीं है, बेरोजगारी की जानकारी नहीं है, महंगाई की जानकारी नहीं है। भाई ये तो हो गए फर्स्ट टाइम वोटर। ये जो 5 बार के, 7 बार के, 10 बार के, 15 बार के जो वोटर हैं जिनकी उम्र 60 साल, 70 साल, 80 साल हो रही है, वो कितने इतनी जानकारी से लबरेज हैं? सुनील कुमार जी थोड़ा इस पे भी दृष्टि दे रहे हैं? देखिए, मैं जिस बात पे आने वाला था आपने उस बात को दबोच लिया। दरअसल देश की जनता की एक बहुमत के बीच में जी असल मुद्दों को लेकर न समझ है न उनको परवाह है जी। मैंने अभी एक बात लिखी कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स जो हैं, करीब, आप अमेरिका गए हुए हैं, आपने राष्ट्रपति चुनाव देखा है, अभी फिर चुनाव होने जा रहा है जी, कि करीब 2 दर्जन यूनिवर्सिटीज में इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के पक्ष में आंदोलन चल रहा है जी। बड़ा मुद्दा है मेरे हिसाब से। लोगों ने मेरे खिलाफ लिख के मुझको मैसेज भेजा जी
कि आप यहाँ के छात्रों को भी आंदोलन के लिए उकसा रहे हैं क्या? जी मैंने कहा कि अगर जिंदगी के असल मुद्दों को लेके आंदोलन होता है जी उसमें बुरा क्या है? बीजेपी के नेताजी ने मुझको लिख के भेजा था, तो मैंने उनको लिखा कि आपकी पार्टी का एक समय राम मनोहर लोहिया के साथ तालमेल था जनसंघ का। लोहिया जी कहते थे कि जिंदा कौमें 5 बरस इंतजार नहीं करती। क्या दिक्कत है इसमें? अगर नौजवान जो हैं, छात्र जो हैं यूनिवर्सिटी के, अगर असल मुद्दों को जान जाएं। अब आप देखिए, जो परिपक्व पीढ़ी है जिसने 5 बार 7 बार वोट डाले हुए हैं, उसको इस बात पर आपत्ति हो रही है कि नौजवान पीढ़ी जिंदगी के, देश के असल मुद्दों को समझे। जी तो मुझको लग रहा है कि ये पूरा का पूरा चुनाव जो चल रहा है, आज 4 तारीख को नतीजे आ जाएंगे पूरे के पूरे। मैं इस बात को लेकर बहुत निराश हूं कि ये धार्मिक आधार पर जनमत संग्रह हो सकता है, ये जाति आधार पर जनमत संग्रह होता है। ये देश में सबसे पॉपुलर नेता कौन है? मुझको कोई बुराई नहीं लगती, लोकप्रिय होने में होना चाहिए। सबसे लोकप्रिय कौन है, उस मुद्दे पे जनमत संग्रह हो सकता है। लेकिन जब मैं देखता हूं लोगों को कि 500 लीटर भी हम पेट्रोल, 500 रुपए लीटर भी हम पेट्रोल खरीदने तैयार रहेंगे, शेर पालना सस्ता थोड़ी पड़ता है। मैं सोचता हूँ शेर पालना जो है उससे किसका भला होता है? क्या काम आता है? अगर शेर को आप पालेंगे, उसका दूध नहीं ले सकते, अंडा नहीं देता, क्या काम आता है? लोगों की समझ मुझको जो है, और केवल हिंदुस्तान को पालने से जो है घर में किसी के अनजाने आदमी के आने की उम्मीद छोड़ देते हैं। कि डर कर रहेगा। तो शेर पला होगा तो मीलों तक कोई नहीं आएगा, ये उम्मीद रहती है। तो आप इस विश्वास के साथ अगर लोग जीना चाहते हैं तो इसमें ऐतराज क्यों रखते हैं? इतना असामाजिक प्राणी हो के अगर जीना चाहते हैं, अगर शेर पालना इतना महंगा है और उसको पालना चाहते हैं, यही मेरी निराशा है। आपको लगता है कि मैं लोकतंत्र को लेके अक्सर निराशा की बात करता हूं, इसलिए कि मेरी उम्मीदें आशा की हैं और होती निराशा है। तो ये आपका कहना बिल्कुल सही है, नौजवान पीढ़ी को कोसना जायज नहीं है, क्योंकि जिस पीढ़ी ने, नौजवान पीढ़ी की उम्र जितने बार वोट डाले हुए हैं, 4 बार 5 बार 7 बार वोट डाले हैं, उनकी समझ भी माशाअल्लाह है। तो अब माशाअल्लाह समझ है या जैसी भी समझ है, उस समझ के साथ ही वोटर को वोट डालना है। तो जानना आपसे यह है, 2 हिस्सों में चुनाव को देखें, 2014, 2024। 2014 के चुनाव के केंद्र में भी नरेंद्र मोदी थे, 2024 में भी केंद्र में नरेंद्र मोदी है। अंतर क्या देखते हैं सुनील कुमार? एक बड़ा बुनियादी अंतर है। 2014 का चुनाव था 10 बरस की यूपीए सरकार के कामकाज या उसकी करतूतें, जो भी हम कहें, जिस नजरिए से भी देखें, उसके ऊपर चुनाव था मोटे तौर पर। वो ये केजरीवाल जो आज कांग्रेस के एकदम चहेते हैं, ये उस वक्त अन्ना हजारे के साथ मिलकर इतना भयानक आंदोलन इन्होंने छेड़ा था कि जन लोकपाल अगर आ जाएगा तो देश को एक रामबाण दवा मिल जाएगी, ऐसा। अब वो भूल चुके हैं इसको। वो चुनाव जो है, मोदी के आने का चुनाव कम था, यूपीए के जाने का चुनाव ज्यादा था वो। और विकल्प के रूप में मोदी एक आंधी की तरह आए और जो शून्य पैदा हो रहा था जाती हुई सरकार से, वहां समा गए। उन्होंने एक अभूतपूर्व सफलता पाई, बिना किसी प्रधानमंत्री की हत्या के, बिना किसी के, उन्होंने जितने वोट पाए, जितनी सीटें पाई, काफी था वो। 2019 का चुनाव उसी किस्म का रहा। बीजेपी शायद अपने खुद के दम पर सरकार बनाने के लायक थी 2019 में, लेकिन उसने सहयोगियों को साथ रख के सरकार बनाई, जो गठबंधन का धर्म था। धर्म कितना निभाते हैं वो एक अलग बात है। मैं उस याद में जाना अभी नहीं चाह रहा हूं, बात पलट जाएगी। चले जाएंगे। अभी जो चुनाव है, ये चुनाव यूपीए के ऊपर नहीं है, ये चुनाव इंडिया नाम के गठबंधन पे भी नहीं है। ये चुनाव पूरी तरह से मोदी के समर्थन में या मोदी के खिलाफ, ये चुनाव पूरी तरह से ऐसा है। ये चुनाव बड़ा दिलचस्प है। इस चुनाव का कुल एक मुद्दा है, कुल एक चेहरा है इस चुनाव में, वो है मोदी का। आप उसमें या तो राइट टिक लगाएं या क्रॉस लगाएं, ये आपके मर्जी पे है। दूसरा चेहरा नहीं है, दूसरी पार्टी नहीं है, दूसरा गठबंधन भी एक किस्म से नहीं है। जो कुछ है इस चुनाव में वो अकेले मोदी है, ये एक फर्क है। जब आप 2014 के चुनाव में स्वयं कह रहे हैं कि केंद्र में यूपीए सरकार थी, उसके कामकाज के आधार पर फैसला लिया गया, तो भाई 10 साल बाद भी जो एक एक भाषण, एक एक नारा और सुर्खी
ये पूरे के पूरे आपको एक धार्मिक ध्रुवीकरण की तरफ इशारा करते हैं। और मुझको हैरानी इस बात पे है कि इस चुनाव को अगर मैं लोकतंत्र मानूंगा, उसका मतलब है कि इस लोकतंत्र में विविधता की, धर्मनिरपेक्षता की कोई जगह नहीं है। सुनील कुमार जी, मेरा एक सवाल है आपसे। 2004 से लेकर 2014 तक की यूपीए सरकार थी। हाँ, यूपीए सरकार की सफलता विफलता जो भी थी वो केंद्र में थी चुनाव के। बिल्कुल। पर भारतीय जनता पार्टी ने विकल्प के तौर पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सामने रखा। हाँ। लालकृष्ण आडवाणी के विरोध को दरकिनार करते हुए नरेंद्र मोदी को प्रस्तुत किया। हाँ। अगर आप तमाम मुद्दे जो उंगलियों पर गिना रहे हैं कि इन पर बात नहीं हो रही, इन पर बात नहीं हो रही, इन पर बात नहीं हो रही, और बात क्या नहीं हो रही है, आप इन्हें विफलता के तौर पर सीधे मानते हैं, देखते हैं, तो इस विफलता के संदर्भ में क्या कहेंगे कि इतनी सारी किश्तों में आपके पास मुद्दे हैं, इसके बावजूद विपक्ष किसी को प्रस्तुत नहीं कर पाया। राहुल गांधी 20 साल तक राजनीति में सक्रिय रहने के बाद सुनील कुमार जी जैसे पत्रकार को विकल्प के तौर पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं, तो इसे किसकी विफलता माना जाए, नरेंद्र मोदी की नहीं, या कांग्रेस, राहुल गांधी, विपक्ष? एक तो हमारे से चूक ये हो रही है कि मोदी के मुकाबले एक चेहरे को अनिवार्य विकल्प ढूंढ रहे हैं जो जरूरी नहीं है। अगर 1977 का चुनाव आप देखें, जिसमें इंदिरा गांधी जो है ठीक वैसी ही ताकतवर थी जैसे ताकतवर आज मोदी हैं जी, उसी किस्म की थी। मैं बहुत ज्यादा तुलना नहीं करूंगा बारीकी से, वरना लोग असमानता ज्यादा ढूंढ के निकालेंगे जी। लेकिन जब जनता पार्टी वहां पर चुनाव लड़ने के लिए आई, उसका कोई नेता नहीं था, उसका कोई चेहरा नहीं था, वो बड़ा लूज। मैं थोड़ा इसे विस्तार देता हूं जी। भाई, एक चेहरा नहीं था, लेकिन उन चेहरों के ऊपर एक चेहरा था जिसका नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण था जी। क्या सुनील कुमार जी नहीं मानते कि देश में इस समय कोई लोकनायक जयप्रकाश नारायण बनने की हैसियत में नहीं है, इसलिए दिक्कत है? मैंने आपको कहा ना, हर मिसाल ये खतरा लेकर आती है कि आप उसके साथ असमानता ढूंढ सकते हैं जी। जैसे जेपी का आपने नाम ले लिया जी। आज जेपी का कोई विकल्प नहीं है जी। आज दरअसल देश की राजनीति में एक भी कोई नेता, सामाजिक नेता भी ऐसा नहीं है जो सत्ता की चाह न रखता हो, सत्ता का मोह न रखता हो। जेपी वैसे एक नेता थे जी। वो कोई राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति कुछ भी बनने तैयार नहीं थे। वो पूरी तरह से निष्क्रिय और निस्वार्थ थे। वो उनका मकसद था इंदिरा की सरकार को हराना, जो एक समय उनकी बहुत पसंदीदा थी, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है जी। मैं अभी ये देख रहा हूं कि 1977 में बिना चेहरे के अगर जनता पार्टी जीत सकती थी जी। मैं अभी मोदी सरकार के 10 साल को मैं आपातकाल से तुलना नहीं कर रहा हूं जी। लेकिन आप जो चेहरे के विकल्प की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं याद दिला रहा हूं कि जिनके नाम पे वो चुनाव लड़ा गया था, जो उम्मीदवार थे, जिनके प्रधानमंत्री बनने की संभावना थी, उनमें से एक का भी चेहरा साफ नहीं था, धुंधला था वो। जेपी के बारे में पूरे देश को मालूम था कि ये प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, प्रधानमंत्री बाकी नेताओं में से ही कोई बनेंगे, और वो भी एकदम शंकर जी की बारात जैसे बिल्कुल अलग अलग विचारधाराओं से आए हुए लोग थे। लेकिन उसमें से इमर्ज हो गया था चेहरा बहुमत आने के बाद। कोई हैरानी नहीं है कि अगर मान लीजिए एक काल्पनिक स्थिति की बात करें कि अगर यहाँ पे मोदी और एनडीए के मुकाबले कोई एक बहुमत किसी का आता है, उसमें इमर्ज हो सकता है ऐसा चेहरा। नहीं, उसमें तो कोई शक की बात नहीं है, इमर्ज होगा। पहले भी आए हुए हैं, देवगौड़ा जी आए हुए हैं, इंद्र कुमार गुजराल आए हुए हैं, इनके स्वयं की क्या हैसियत थी, चंद्रशेखर आए हुए हैं। लेकिन मेरा जो सवाल है आपसे वो ये है कि क्या सुनील कुमार जी ने नतीजा मान लिया है कि मोदी ही आ रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से आपकी निराशा है, मुद्दों पर चर्चा न होने को लेकर सुनील कुमार मुखरता से बोल रहे हैं, जिस प्रकार का ध्रुवीकरण इस चुनाव को देख रहे हैं, तो क्या सुनील कुमार मान लिए हैं? चाहते हैं आप इन सारे मुद्दों के आधार पर जनमत फैसला ले, पर वैसे हालात ही नहीं बन रहे। हाँ, मुझको इस बात को लेकर निराशा है कि देश के असल मुद्दों को लेकर यहाँ पर चुनाव नहीं होने जा रहा है। लेकिन मैं एक दूसरी बात बताता हूं आपको। हम अमेरिका को देखें, दूसरे बहुत सारे देशों को देखें, यूरोप के देशों को देखें, कई देशों में आज असल मुद्दों को लेकर चुनाव नहीं हो रहा है। कहीं एबॉर्शन को लेकर चुनाव हो रहा है, अमेरिका जैसे देश में मुख्य मुद्दा है। कहीं संकीर्णतावाद पे हो रहा है, कहीं अप्रवासियों के खिलाफ हो रहा है, शरणार्थियों के खिलाफ, कहीं अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहा है। अलग अलग मुद्दों को लेकर चुनाव हो रहा है जो असल मुद्दे नहीं है। एक बात बताइए सुनील जी, ये कौन तय करेगा कि असल मुद्दे कौन से हैं? भाई, आपने जो चाह लिया वही असल मुद्दा हुआ तो राजतंत्र हो गया कि राजा की मर्जी वही असल मुद्दा है। भाई, लोग जिसको मुद्दे के आधार पर फैसला लें, नरेंद्र मोदी
और विपक्ष अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये बता रहे हैं कि 10 साल में सरकार ने काया पलट देश की कर दी है। देश की छवि दुनिया के बीच में नहीं बता रहे हैं हिमांशु जी। मैं पूरा बताता हूं आपको विस्तार से। भाई वो बताते हैं कि हिंदुस्तान की ताकत इतनी हो गई है कि अगर देश के प्रधानमंत्री ने चाह लिया तो रूस और यूक्रेन ने अपना युद्ध रोक दिया। ये विदेश मंत्री खुलकर बता रहे हैं। सरकार ये बता रही है कि हमने 3 करोड़ से ज्यादा पक्की छत इस दौरान बनाकर दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी बता रहे हैं कि देश ने इस कदर तरक्की की है कि सेंसेक्स इन 10 सालों में 25,000 से 75,000 पहुंच गया है। वो ये भी बता रहे हैं कि इस देश के गरीबों को आयुष्मान योजना के माध्यम से लगातार इलाज सुनिश्चित कर दिया गया है। देश को यह भी बताया जा रहा है कि अब कोई भूखे पेट सोता नहीं है। 5 किलो अनाज ना केवल पिछले 5 साल से मिल रहा है, सरकार अगर आएगी तो 5 किलो और मिलेगा। और विपक्ष के तौर पर खड़गे जी बता रहे हैं कि ये 5 किलो ही देंगे, हमारी सरकार बना दो, हम 10 किलो आपको हर महीना उपलब्ध कराएंगे। अब भूखे पेट के संदर्भ में जनता को बताया जा रहा है, जनता को इलाज के संदर्भ में बताया जा रहा है, देश को दुनिया के बीच में क्या हमारा डंका बज रहा है इसमें बताया जा रहा है। और किस पे बात कर ले भाई? ये डंका जो है हिमांशु जी, ये सरकार के लोग बजा रहे हैं, दुनिया नहीं बजा रही है इस डंके को, पहली बात। दूसरा ये है कि इसी सरकार का, इसी एनडीए के जो मुख्यमंत्री हैं मणिपुर में, वो कह रहे हैं कि म्यांमार ने घुस के मणिपुर के भीतर 900 गांव बसा लिए हैं। 900 गांव जी। जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं बीजेपी के, वो बतला रहे हैं चीन ने कहां कहां कितना कब्जा किया हुआ है जी। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जी। विदेशी नीति के मुद्दे पर, उस मोर्चे पर केवल कामयाबी हो ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। ये दुनिया की स्थितियां ऐसी चल रही है, कई देश अपने अपने मुसीबत में उलझे हुए हैं। भारत वहां पे सहूलियत की हालत में है आज। क्यों है सहूलियत की हालत में? इसलिए क्योंकि हमारे पास एक मजबूत सरकार है, हमारे पास एक दिव्य दृष्टि वाला नेतृत्व है, हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो अब अगले 5 साल के लिए नहीं 47 तक की बात कर रहा है, अगले 100 साल की बात कर रहा है, 1000 साल के लिए कल्पना कर रहा है। यह दावा है भाजपा का कि हम इसके आधार पर हैं। हिमांशु जी, इस बात को आपको समझना होगा, जिस शेयर मार्केट का आपने जिक्र किया है, सेंसेक्स, प्रधानमंत्री जी, हाँ, जो जिक्र आपने किया है सेंसेक्स का, ये सेंसेक्स उस समय भी आगे बढ़ता है जब जनता भूखे मरते रहती है, जब बेरोजगारी बहुत रहती है, महंगाई बहुत रहती है। इस सेंसेक्स का देश की अधिकांश जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये कुछ अलग भावनाओं पे काम करता है। ये उद्योगपति पूंजीवाद इन भावनाओं पे काम करता है सेंसेक्स। उस सेंसेक्स को देश की खुशहाली का पैमाना मत मान लीजिए, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि देश के 80 करोड़ लोग, 140 में से 80 करोड़ लोग अगर 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह अनाज मिलने से, बिना पैसे के मिलने से, अगर उस पे अगर आप देखेंगे 2022 के बाद से आज जो है सबसे ज्यादा बेरोजगारी का प्रतिशत है इस देश में। आप बेरोजगारी का, महंगाई का, किसान की बदहाली का जो पैमाना आप देखें, इन पैमानों में दिक्कत है, परेशानी में। और चुनाव के मुद्दे क्या हैं? राम मंदिर पे बाबरी ताला डल जाएगा जी। कांग्रेस में किसी ने नहीं कहा इस बात को। कांग्रेस के मूर्ख अपनी जगह अलग हैं जी। जो कांग्रेस का सेल्फ गोल करने में लगे रहते हैं, कभी सैम पिट्रोडा, कभी मणिशंकर, कभी दिग्विजय सिंह। और हम क्यों छोड़े? हमारे छत्तीसगढ़ में चरणदास महंते जी, जिन्होंने भूपेश बघेल के चुनाव में मोदी का सिर तोड़ने वाली बात कह दी और साबित कर दिया कि भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव से तोड़ने वाली बात कह दी और साबित कर दिया कि भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव से बड़ा लठैत कोई नहीं है प्रदेश में जी। तो ऐसे सेल्फ गोल करने वाले लोग कांग्रेस में हैं। कांग्रेस में सेल्फ गोल करने वाले लोग हैं, इसके लिए भी दोषी भारतीय जनता पार्टी है? नहीं, बिल्कुल दोषी नहीं है, बल्कि बीजेपी इतनी स्मार्ट है जी। मैं थोड़ा सा खूबियां गिना देता हूं बीजेपी की आपको जी। बीजेपी जैसी स्मार्ट पार्टी मैंने नहीं देखी जो उन तमाम बातों को मुद्दा बना लेती है जो बातें कहीं भी नहीं गई हैं जी। महंत का कहा हुआ तो कैमरे पर है जी। लेकिन राहुल गांधी ने किसी के बीच में ये बात कभी नहीं कही कि हम राम मंदिर का फैसला पलट देंगे जी। बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना लिया। मोदी और शाह ने पब्लिक मीटिंग्स में कहा कि राम मंदिर पे बाबरी ताला लग जाएगा। ये क्या करें? अब आचार्य प्रमोद कृष्णन को आप राज्यसभा में नहीं भेज रहे हैं। हाँ। साधना की उनकी कमी देखी गई। हाँ। और उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया, तो भाजपा में आए तो किसी काम के तो बनेंगे ना भाई। मेरा ये कहना है, काम आ रहे हैं। मेरा ये जिंदगी किस काम की जो किसी काम ना आए? हिमांशु जी, जिस प्रमोद कृष्णन को 2.5 साल सोनिया और राहुल से मिलने का समय नहीं मिला जी, वो दावा कर रहे हैं कि राहुल ने ये कहा
जी। और उसको मोदी और शाह दोनों मुद्दा बना रहे हैं चुनाव से बहुत इस बात पर क्यों नहीं जाते जिसको 2.5 साल तक मिलने का समय नहीं दे रहे? हाँ। ऐसे लोग पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं और समय किसको नहीं दे रहे? जिसे पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना कर रखे। अगर देश में पार्टी का प्रमुख अपने राष्ट्रीय प्रवक्ताओं से 2.5 साल नहीं मिल रहा है तो उसके संदर्भ में क्या कहते हैं सुनील कुमार जी? ये कौन सा लोकतंत्र है? मैं इस चुनाव में कांग्रेस को उतना महत्वपूर्ण नहीं मान रहा हूं जितना वक्त हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं और कई पार्टियों को महत्वपूर्ण मान रहा हूं। जिस पर चाहे हम तो उस पर चर्चा के लिए तैयार है। सुनील कुमार जी जहां जाते हैं हम पीछे पीछे उनके साथ हो लेते हैं। मुझको लग रहा है कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग पार्टियां, जैसे बिहार में कांग्रेस के मुकाबले लालू की पार्टी ज्यादा महत्वपूर्ण है जी। जैसे बंगाल में कम्युनिस्टों और कांग्रेस के मुकाबले ममता ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे कई प्रदेशों में अलग अलग आप देखेंगे। तो हम मुद्दे पर आते हैं। हाँ। कुल मिला के आंकड़ा क्या देख रहे हैं? देश ने 3 दशक की राजनीति के बाद 2014-2019 में स्पष्ट जनादेश के रूप में अपना मत व्यक्त किया। क्या 2024 में भी स्पष्ट जनादेश की उम्मीद सुनील कुमार जी को दिखाई देती है या एक बार फिर खंडित जनादेश नियति के तौर पर दिखाई दे रहा है? मुझको अभी धुंध दिखाई पड़ रही है। आपने विधानसभा चुनाव के समय मुझसे यही सवाल किया था, इसी जगह हम लोग बैठे थे जी। मैंने कहा था कि मुझको छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की एक एज दिख रही है जी। लेकिन मैंने साथ साथ कहा था कि मेरी चुनावी भविष्यवाणी या मेरा अंदाज कई बार गलत निकला हुआ है। इसलिए इस बार आप भविष्यवाणी से तौबा कर रहे हैं? नहीं, मैं अभी भी अंदाज एक लगा सकता हूं मैं, लेकिन अंदाज में मुझको आज मोदी की और एनडीए की एक एज दिख रही है जी। लेकिन मुझको 2004 में अटल बिहारी की और एनडीए की एज दिख रही थी जी। मुझको 2003 में जोगी की एज दिख रही थी जी। मुझको 2023 में भूपेश की एज दिख रही थी जी। लेकिन कई ऐसी वजह रहती है। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था, एज मेरा सवाल नहीं था। हाँ। मेरा सवाल था इस बात को लेकर सुनील जी, स्पष्ट जनादेश 2014 में 1984 के आम चुनाव के बाद पहला मौका था जब एक दल को, एक गठबंधन नहीं, एक दल को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बहुमत प्राप्त हुआ। 272 का आंकड़ा चाहिए, 282 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी दिखाई दी अपने बूते। 2019 में भी 2019 में आंकड़ा और बड़ा, 303 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी दिखाई दी। बिल्कुल। सवाल इस बात को लेकर है कि कोई राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी नहीं, कोई राजनीतिक दल 272 के आंकड़े को पार कर लेगा या सुनील कुमार जी को लगता है कि 2 बार हो गया अब नहीं? मुझको एक चीज लग रही है, मैं मतदाताओं के रुख को उतना नहीं आंक पा रहा हूं लेकिन मैं बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता हैं उनके रुख को देख रहा हूं। आंकने की जरूरत नहीं है। पहले 2 पोलिंग के बाद में जिस किस्म के मुद्दे बीजेपी के सबसे बड़े नेता उठा रहे हैं, पूरी की पूरी पार्टी उठा रही है, उससे मुझको लग रहा है कि पार्टी कुछ हड़बड़ाहट में है जी। पार्टी मतदाताओं को अपील करने वाले, मतदाताओं के एक बड़े तबके को अपील करने वाले एक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है जी। हिंदू मुस्लिम, मंगलसूत्र, घुसपैठिए, प्रॉपर्टी आधा दे देंगे, बाबरी ताला लग जाएगा, राम मंदिर पे, ऐसे मुद्दे इतनी तेजी से इतने ज्यादा उठाए जा रहे हैं कि 10 साल की जितनी कामयाबी आपने गिनाई है मोदी सरकार की, मुझको लग रहा है कि बड़ा उनको प्रसन्नता होगी। भूल गए होंगे वो खुद, क्योंकि इस चुनाव में गिना नहीं रहे हैं इसमें से बहुत सारी कामयाबियां जो आप गिना रहे हैं जी। मुझको लग रहा है ये ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जो भावना, आप लगातार इतनी विफलताएं गिना रहे तो मैंने कहा दोनों पक्ष आने चाहिए जनता। नहीं, आपने ठीक किया। जो मुद्दे ये उठा रहे हैं वो इनकी खुद की कामयाबियों के नहीं है। जैसे केजरीवाल एक समय आरोप लगा के भाग जाते थे जी। पत्थर उछाल के भाग जाते थे जी। मोदी सरकार की दिक्कत यह है कि नोटबंदी से लेके अभी तक अपनी किसी सर्जिकल स्ट्राइक ले लें, जीएसटी ले लें, नोटबंदी ले लें, आप कुछ भी ले लें, उसको चुनाव में नहीं गिना पाते। ये पता नहीं क्या वजह है जी। या तो उस आप सबसे बड़ा मुद्दा देश का देखिए, मेरे हिसाब से जो होना चाहिए था महिला आरक्षण का। मोदी सरकार महिला आरक्षण लेके आई पार्लियामेंट में, राहुल गांधी ने कहा कल से लागू कर दो, लेट मत करो। इस पूरे चुनाव में अगर आपने महिला आरक्षण का हेडिंग देखा हो तो आप याद कीजिए। मुझे तो एक बात बताइए, क्या है नेता पत्रकार को घुमा दे बात समझ में आती है हाँ। नेता पत्रकार को उसके सवाल की तरफ ले जाए बात समझ में आती है, पर सुनील कुमार एक पत्रकार के साथ ऐसी कोशिश क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैंने सुनील कुमार जी से एक सीधा सवाल किया था कि सुनील कुमार जी
2014, 2019 में इस देश की जनता ने एक राजनीतिक दल के प्रति स्पष्ट जनादेश दिया। 2024 में आप क्या देखते हैं? आप सब कुछ कह रहे हैं, हाँ, पर इसका उत्तर नहीं देना चाह रहे। मैं ये देख रहा हूं कि जो 2014 और 2019 में ऐसी ऐतिहासिक लीड पाके आए हुए हैं, वो इस बार बहुत हड़बड़ी में दिख रहे हैं, थोड़ा बदहवास दिख रहे हैं। ये जीत जाएंगे, अगर 272 सीट पा जाएंगे, 250-250 सीट पा जाएंगे, एनडीए की सरकार बन जाएगी, तो मुझको जरा भी हैरानी नहीं होगी। मैं आपसे कह चुका हूं, मैं एक एज देख रहा हूं। नहीं, बदहवास किस बात को लेकर है भाई? इस बार का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य चुनाव के अंदर घोषित नहीं है। लक्ष्य जो है संसद के अंदर दिया हुआ है। लक्ष्य ये दिया है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 370 से ज्यादा सीटें जीतेगी। लक्ष्य ये दिया हुआ है कि इस बार एनडीए 400 के आंकड़े को पार करेगी। तो क्या 370 के लक्ष्य तक पहुंचने को लेकर ये बदहवासी है, इसलिए इस प्रकार की आक्रामकता है? 400 पार के आंकड़े को पहुंचना है, इसलिए बदहवासी है? या सुनील कुमार जी को लग रहा है 272 के लाले पड़ गए भाई, इसलिए बदहवासी है? आखिरी की बात आपकी मुझको ज्यादा सही लग रही है। मुझको लग रहा है कि ये बदहवासी और हड़बड़ाहट जो है जी, ये 2014 से कम सीटें ना आ जाए इसको लेकर है, ऐसा मुझको लग रहा है। ऐसा आपको लगता है? हाँ। एक मुद्दे पर और बात कर लेते हैं। केजरीवाल आजकल खामोश हैं। हर मुद्दे पर बोलने वाले केजरीवाल अपने घर के अंदर घटित घटनाक्रम को लेकर खामोश है। सुनील कुमार जी की दृष्टि सब तरफ पहुंचती है। ये स्वाति मालीवाल के संदर्भ में इस चुनाव के दौरान केजरीवाल की खामोशी क्या कहती है? आपके कानों में उनकी कौन सी चीखें पहुंच रही हैं? मैंने 3 एडिटोरियल लिखे हैं इसके ऊपर में केजरीवाल के खिलाफ जी, कि केजरीवाल जो है उसको धिक्कार है। जिन शब्दों पे नहीं लिखना चाहिए ऐसे शब्दों पे मैंने लिखा है जी। मैं अभी केजरीवाल को देख रहा हूं कि वो आईने के सामने बैठ के अफसोस कर रहा है, मलाल कर रहा है कि कहां जमानत पे मैं बाहर आ गया। जेल के भीतर बेहतर था, जेल के भीतर अच्छा था। मैंने जेल से निकले हुए किसी नेता की, किसी इंसान की ऐसी दुर्गति नहीं देखी है जैसी केजरीवाल की हो रही है जी। ये सबसे खराब हालत में है केजरीवाल अपने पूरे करियर में। मेरा ये मानना है कि दारू के धंधे में रिश्वत लेने का जो आरोप है, उसमें जो जेल में बंद हैं पूरे के पूरे इनके मंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम लोग, और अब शायद पार्टी भी, वो भी इसके मुकाबले कम शर्मनाक है। अभी जो हुआ है ये उससे ज्यादा शर्मनाक मैं इनको मानता हूं, इस घटना को। तो केजरीवाल को मैं वहां पर कुल मिला के मैं जानना ये चाहता हूं कि केजरीवाल का जेल से बाहर आना और उसके बाद का घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा साबित होगा या नुकसान का? बहुत बड़ा फायदा इनको दिल्ली में और पंजाब में, जहां आम आदमी पार्टी का कोर वोटर है जी, दोनों जगह इनको नुकसान होने जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में इंडिया नाम के गठबंधन, केजरीवाल के जितने साथी हैं दूसरे दल, वो इन सबको थोड़ा थोड़ा नुकसान होने जा रहा है इसका जी। आज महिलाओं के साथ ज्यादती, महिलाओं की बेइज्जती को लेकर जो बीजेपी कई मुद्दों, कई व्यक्तियों को लेकर कटघरे में खड़ी की जाती है बार बार, बृजभूषण हो कोई और हो, मुझको लग रहा है पहली बार केजरीवाल ऐसा फंसा है। और मैं बहुत सम्मान के लायक भी नहीं मानता, जिसके घर में महिला का ऐसा अपमान हो उसके अगले दिन आप मंजूर करो कि हाँ अपमान हुआ है जी, ऐसा किया गया है, और उसके बाद कहो कि ये झूठ बोल रही है जी। तो मुझको लग रहा है कि केजरीवाल और उनकी पार्टी जो है इतने बड़े धिक्कार के लायक हैं, और वोटर भी इसको इस नजर से देखेगा, वोटर भी इसको इस नजर से देखेगा। तो कुल मिलाकर हम बातचीत के निष्कर्ष पर पहुंचे, हो गया हमारा समय हो रहा है खत्म। तो सुनील कुमार जी निराश है, निराश इस बात को लेकर है कि इतना बड़ा चुनाव है, पर इस चुनाव में जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी उन मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। उन्हें निराशा इस बात को लेकर भी है कि मानो लोकतंत्र का मतलब ये चुनाव ही मान लिया गया है, जबकि लोकतंत्र इससे इतर बहुत कुछ भी है। पर इसके बावजूद भी चुनाव के संदर्भ में उनका आकलन है, उनका आकलन ये कहता है कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को प्रतिद्वंदियों के मुकाबले कुछ एज है, पर 272 के आंकड़े को स्पर्श करने को लेकर कहीं ना कहीं कुछ संदेह, इसलिए ये पार्टियां बदहवासी में दिखाई देती हैं। और आखिरी बात उनका कहना है कि केजरीवाल का काम लग गया है, केजरीवाल जेल के अंदर रहते तो बेहतर रहता, केजरीवाल का जेल से बाहर आना भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचा रहा है। अब ये सुनील कुमार जी के निष्कर्ष है, निष्कर्ष उनके 4 जून को पता चलेंगे कितने सटीक बैठते हैं आंकड़ों की शक्ल में। पर बाकी जिन मुद्दों पर उन्होंने बात की है उसके लिए उनका सम्मान। और सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे से बातचीत के लिए समय निकाला। तो आज के इस चुनावी संवाद में इतना ही, समय इजाजत का तो मुझे दीजिए।
जल्द फिर मिलते हैं किसी नई शख्सियत से, तब तक के लिए सलाम।